नमस्ते भी सभी को श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। हमारी जो यूनिट चल रही थी इलास्टिसिटी, इसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी, और ये एक बार के लिए आया हुआ है एमजीएसयू के अंदर। एमजीएसयू में ये जो टॉपिक है वो एक बार के लिए आया हुआ है, तो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है अपरूपण विकृति की, अपरूपण विकृति की परस्पर, अपरूपण विकृति की परस्पर लंबवत दिशाओं में समान आकृति से तुल्यता, दिशाओं में समान आकृतियों से तुल्यता, समान आकृतियों से तुल्य, ये अपने टॉपिक का और जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो लैंग्वेज है ये सेम रहती है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है वो आता है। तो करना क्या होता है, यानी जो भी अपने पास में जो अपरूपण विकृति है, इनकी कोई भी अन्य जो विकृतियां होती हैं उनसे हमें कंपेयर करनी होती है। ये जो क्वेश्चन है ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास में कोई भी एक घन की ऊपरी परत है। क्या माना हमने? कि हमने माना कि हमारे पास में कोई भी एक घन होता है और घन की एक ऊपरी परत है, और ऊपरी परत का नाम हमने दे दिया कि एक ए बी सी और डी, ठीक है। और इसमें जो प्रत्येक इसकी भुजा की जो लंबाई है वो हमने मानी L। इसमें भुजा की जो लंबाई हमने कितनी मान ली? L मान ली, ठीक है। और इसके जो विकिरण है, इसके जो विकिरण क्या क्या है सभी को पता है। एक तो है इसमें ए बी और इसमें क्या है सी बी। एक तो है अपने पास में ए बी है और एक है सी बी। तो ये हो गया अपने पास में बी डी, सॉरी विकिरण होंगे, एक तो बी डी होंगे और एक हो गया अपने पास में ए सी। दो विकिरण, एक तो विकिरण है ए सी और एक क्या है बी डी। अब देखिए क्या करना है कि ये जो पृष्ठ अपने पास ये जो सी बी है इसको हमें कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। और जो पृष्ठ ए बी है ना, ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश हमें स्पर्श रेखीय बल लगाना है इधर की। तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है नीचे से, तो ये क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फाई एंगल से अपरूपित हो जाती है या आगे से हो जाती है। निचले वाली जो पृष्ठ है ये तो कांस्टेंट है, जो ऊपर से क्या होगी ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी इस प्रकार से रोटेट हो जाती है और फलस्वरूप हमें नई स्ट्रक्चर मिलती है। फलस्वरूप हमें एक नई स्ट्रक्चर मिलती है। वो स्ट्रक्चर कौन सी है? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप, यानी ये एडी यहाँ पे थी और ये आगे थोड़ी सी सेव हो जाती है इस तरीके से, और ये बीसी यहाँ पे थी तो ये आगे थोड़ी सी सेव हो जाती है इस तरीके, और ये आगे इस प्रकार से हमें जो नई स्थिति मिलती है वो मिलती है। यहाँ पे हो जाएगा ए डैश और यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये फाई एंगल से क्या हो जाती है, अपरूपित हो जाती है। और हमें इसके जो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगी, यानी कि जो विकिरण है वो भी चेंज हो गई। तो विकिरण चेंज हो गए तो ये विकिरण है वो क्या क्या हो गए, ये जो विकिरण बन गए, देखिए जो ए सी था ये पहले ए सी यहाँ पे जाना था, तो ये ए सी पहले इतना था तो ये घट गया था क्योंकि ये आगे से हो गया यहाँ से, तो ए डैश सी बच गया, यानी पहले से कम हुआ है। और ये बी डी यहाँ पे था तो बी डी ये इस तरीके से यहाँ पे ये बन गया है, बी डैश डी विकिरण है वो बन गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही है। अब देखिए ये जो हमने बनाया है, स्ट्रक्चर बनाई है, इसकी जो थ्योरी है वो जैसे जैसे हमने किया है वैसे वैसे इसकी जो थ्योरी है इसके रूप में हम लिख लेंगे।
सबसे पहले हमने माना एक घन जिसकी एक फलक ए बी सी डी, ठीक है, और जिसकी जो लंबाई है, भुजा की लंबाई है, जिसकी जो लंबाई है वो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो हमने मान ली है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल एल, ठीक है। और विकिरण हमने मान लिया, विकिरण क्या है भी, विकिरण ए सी और बी डी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो पृष्ठ सी डी है इसको स्थिर रखकर ए बी के अनुदिश, यानी पृष्ठ सी डी को स्थिर रखकर पृष्ठ ए बी के अनुदिश, पृष्ठ ए बी के अनुदिश एक स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं, एक स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं, जिससे यह आकृति फाई कोण से अपरूपित हो जाती, फाई कोण से अपरूपित हो जाती, ठीक है। फलस्वरूप नई स्थिति हमें मिलती है, फलस्वरूप नई स्थिति कौन सी प्राप्त होती है? पहले थी अपने पास में ए बी सी डी, अब मिली अपने पास में ए डैश बी डैश सी डी, तो ए डैश बी डैश सी डी प्राप्त और विकिरणों में क्या इफेक्ट पड़ा है? विकिरण पहले एसी था और एसी ये घट गया है, एडीसी बच गया है, और पहले विकिरण था बीडी और बीडी है वो बढ़ करके बी डैश डी हो गया। ये बातें अपने को ऐड करनी। तो देखिए यहाँ पे तो ये होगी, आगे हम लिख लेते हैं जो भी, देखिए अब यानी कि जो विकिरण है तथा, आगे लिखेंगे तथा विकिरण एसी घटकर एडीसी तथा बीडी बढ़कर बी डैश डी हो जाता है, वो ये हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से क्या चेंज हुआ है, यानी यहाँ पे देखिए ये ए से ए डैश कितना चेंज हो गया है, ये हमने मान लिया डेल्टा एल चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है हमने मान लिया, हमें कोई फिक्स नहीं है, हमने मान लिया डेल्टा एल, और यहाँ पे भी हमने मान लिया डेल्टा एल वो चेंज। तो यहाँ से हमें कौन सी जो विकृति हमें मिलती है, यानी जो भी अपने पास में जो अपरूपण विकृति होगी, अपरूपण विकृति फाई, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? अपरूपण विकृति फाई निकाल सकते हैं, अपरूपण विकृति फाई इज इक्वल टू, यानी जो चेंज हुआ है
वो कितना चेंज हुआ है, यानी जो भी अपने पास में जो चेंज अपॉन ओरिजिनल होती है, जो भी स्ट्रेंथ चेंज हमने मान लिया ए डेस अपॉन में इनिशियल थी अपने पास में एडीएल थी, ए डेस इसमें चेंज माना है, तो ए जो चेंज हो गया ए डेस अपॉन एडी, इसी प्रकार बी डेस अपॉन बी। तो यहाँ से ए डेस अपॉन में एडी और बराबर है अपने पास में बी डेस अपॉन बी। तो यहाँ से जो फाई आएगा वो ए डेस की वैल्यू अपने पास में डेल्टा एल और एडी की वैल्यू अपने पास में, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये डेल्टा एल अपॉन में एल ये चेंज कितना होगा, तो ये फाई की वैल्यू, ठीक है, इसको हमने दे दिया समीकरण। अब देखिए कि जो विकिरण घटा है, यानी जो विकिरण क्या है घटा है, यानी ए सी विकिरण है, ये ए सी जो विकिरण है, ए सी विकिरण घटकर ए डेस सी होता है, अर्थात यहाँ पे अगर लंबाई में कमी होती है तो कौन सी जो विकृति आएगी, ये संकुचन विकृति, यानी इस विकिरण घट चुका है तो यहाँ पे अर्थात यहाँ पे संकुचन विकृति और बी डी विकिरण बढ़कर बी डेस डी होता है, अर्थात कौन सी विकृति अगर बड़ी होगी, तनन विकृति। अब ये कितनी घटी है कितनी बड़ी है, देखिए सबसे पहले ये अपने पास में ए सी विकिरण अब घट चुका है, यानी ए डेस सी, तो यहाँ से ये फाइंड करने के लिए हम ए डेस सी से यहाँ पे पॉइंट ए डेस से ए सी पर हम लंब जुटा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्या डाला है, जो परपेंडिकुलर है वो डाला, यानी इस तरीके से यहाँ, तो और यहाँ से देखिए पॉइंट बी से और बी डेस डी पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे जो एंगल अपना आएगा, यहाँ पे जो एंगल है वो 90, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे भी 90। तो कोई भी एक विशेष कंडीशन होती है, तो ये इस विशेष कंडीशन में अगर एक एंगल 90, तो यहाँ पे ये 45 है और ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर अब हमें क्या करना है, ये हो गया। तो कितना बड़ा है ये हमने देखा, कितना बड़ा है ये हमें यहाँ पे कोई एक परपेंडिकुलर डाला, इसको हमने नाम दे दिया ई और इसको हमने नाम दे दिया ई एफ। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे क्या ई एफ। तो अब देखिए ई एफ की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ई बी टी और ए एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज चूज करेंगे। कौन सा त्रिभुज, कौन सा चूज करेंगे, यानी कि एक तो चूज करेंगे ये वाला बी बी डैश ई के बी 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 डैश ई करेंगे। तो यहाँ पे कोस जो थीटा आएगा कोस 90 वाला नहीं ले रहे, कोस थीटा यानी ये जो ये एंगल देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ई बी डैश ये सामने वाला लंब हो गया, तो ये हमने मान लिया आधार, यानी ई बी डैश अपॉन बी डैश, ई बी डैश अपॉन बी बी डैश, ई बी डैश अपॉन बी बी डैश। अब ई बी डैश की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे ई बी डैश इज इक्वल टू बी बी डैश की वैल्यू क्या है, यानी इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, पहले मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। और कोस थीटा यानी थीटा की वैल्यू अपने पास में है
45 डिग्री, और बी पी डैश की वैल्यू है अपने पास में डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे आगे, यानी कि तो ई बी डैश इज इक्वल टू ई बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से ये तो डेल्टा एल है और कोस 45 डिग्री, डेल्टा एल है और यहाँ पे क्या है कोस 45 डिग्री है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2e, तो यहाँ से ई बी डैश क्या आएगा डेल्टा एल अपॉन में ये आ जाएगा √2, डेल्टा एल अपॉन में क्या आ जाएगा √2। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखिए भी और हम बात करेंगे, तो हमें चाहिए ए एफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, ए एफ की भी वैल्यू चाहिए ना, ए डैश एफ की वैल्यू चाहिए, कितना घटा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो विकिरण dt है वो कितना बड़ा है, ये विकिरण है ना, ये विकिरण बड़ा है इतना, यानी डी विकिरण बड़ा है, विकिरण बड़ा है, ये इतना बड़ा है। ठीक है, अब AC विकिरण घटा है, यानी हमें त्रिभुज ए डैश एफ के अंदर हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे ए डैश एफ में कोस 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें, इसकी वैल्यू चाहिए कोस 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कोस 45 में इसमें क्या हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू आधार, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पे ए एफ है अपॉन ए डैश, ए एफ अपॉन ए डैश आ जाएगा। यहाँ से ए एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए डैश कोस 45 डिग्री, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन √2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए आगे, भी आगे हमें चाहिए कितना परिवर्तन हुआ है। तो एसी में जो टोटल परिवर्तन हुआ है एसी विकिरण के अंदर जो टोटल परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ, यानी एसी विकिरण में परिवर्तन निकालेंगे। टोटल जो विकिरण था वो था एसी और घट गया कितना ए डैश सी, ये निकल गया। तो यहाँ पे कौन सी विकृति हो रही है, घट रहा है तो संकुंचन विकृति हो रही है, यानी संकुंचन जो विकृति होगी, विकृति क्या होती है कि जब वो ओरिजिनल होता है तो ए डैश सी माइनस ए डैश सी, क्या यहाँ पे ए सी आएगा ना, अरे कंप्लीट कितना था, यानी टोटल था अपने पास में ए सी, घट चुका है यानी ये घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए डैश सी बटे ओरिजिनल था अपने पास AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू अपने पास में हम बात करेंगे तो √2 आती है ना, यहाँ से कितनी आती है √2। AC की वैल्यू हम देखेंगे तो √2 आती है, और A डैश C की हम वैल्यू देखेंगे तो अपने पास में है ये। तो यहाँ से √2l माइनस में यहाँ से देखेंगे तो ए डैश सी आएगा। ए डैश सी की वैल्यू अपने पास में है क्या, अरे ए डैश सी की वैल्यू हमने, या फिर हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। एक बार अपने जो बीटी विकिरण है डायरेक्ट हम इस प्रकार से देखेंगे, बीटी जो विकिरण है अपना, बीटी विकिरण है, बीटी विकिरण में जो वृद्धि हुई है कौन सी विकृति होती है, यहाँ पे होती है तनन विकृति। कौन सी विकृति होती है तनन विकृति। तनन विकृति आएगी तो यानी इस प्रकार से निकालेंगे, यानी जो बी डैश डी है इसमें से बी डी घटा देंगे, बी डैश डी है यानी बी डैश डी है इसमें से बी डी घटा देंगे, बी डैश डी माइनस बी डी अपॉन ओरिजिनल बी डी, ये हो गया। यहाँ से देखिए, अब देखिए ए सी में से ए डैश सी जाएगा, अब देखिए ए सी में से ये ए सी है, इसमें से ए डैश सी जाएगा तो बचेगा क्या भी, अरे बचेगा क्या ए एफ बचेगा ना, क्या बचेगा ए एफ, तो ए एफ आ जाएगा, और अपॉन में क्या है ए सी है, तो ए एफ की वैल्यू क्या है, ए एफ की वैल्यू है
अपने पास में डेल एल अपॉन में अंडर रूट 2 और AC की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2L है। कितना है अंडर रूट 2L। तो अंडर रूट 2L से अंडर रूट 2L इसमें कितना बच जाएगा फिर 2L बच जाएगा। बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ से B डैश D में से BD घटाएंगे, B डैश D में से BD घटाएंगे, ये B डैश D इसमें से BD घटाएंगे, क्या बचेगा EB डैश बचेगा। क्या बचेगा अभी EB डैश बचेगा अपॉन में जो इनिशियल थी अपने पास में BD की। EB डैश की वैल्यू कितनी है ये रही, EB डैश की वैल्यू ये रही ऊपर अंडर रूट डेल एल अपॉन अंडर रूट और BD की वैल्यू कितनी है अपने पास में अंडर रूट 2L है। तो ये कितना बचेगा फिर ये कितना बचेगा ये भी कितना बचेगा डेल्टा L अपॉन में 2L बचेगा। अब हमें पता है समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से जो डेल्टा L अपॉन में L ये फाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए जो संकुंचन विकृति आ रही है अपनी, जो भी संकुंचन विकृति आ रही है, संकुंचन जो विकृति आ रही है वो कितनी आ रही है डेल्टा L अपॉन में L, इसको मैं फाई लिख देता हूँ। और इसी प्रकार से अपने पास में जो तनन विकृति आ रही है वो कितनी है वो भी फाई अपॉन में। तो जो भी टोटल जो अपरूपण विकृति आएगी, जो भी अपरूपण विकृति आएगी अपने पास में अपरूपण विकृति आएगी फाई, वो इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी फाई अपॉन 2 प्लस में फाई अपॉन जो भी अपरूपण विकृति आएगी। यानी हम बात करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लगाते हैं कि यहाँ पे जो अपरूपण विकृति क्रिएट होगी तो उसमें इन दोनों के योग कौन सी, एक तो तनन जो विकृति होगी और एक संकुंचन जो विकृति होगी, इन दोनों के योग के बराबर होगी। और यही हमें यहाँ पे ये जो तुल्यता है वो दिखानी थी। तो ये अपना टॉपिक था। भी उम्मीद करता हूँ ये जो आपने टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझा होगा। एक बार के लिए नहीं समझ आया भी है तो एक बार वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।